नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों की, द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भारतीय संविधान बना उसमें जो भी तथ्य लिए गए हैं वो कौन कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो संविधान से रिलेटेड था, संविधान सभा से, उसमें हमने जाना था कि भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके प्रयासों से किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात हम करें, भीमराव अंबेडकर साहब, तो इन्होंने लगभग 60 राष्ट्रों के 60 देशों का 60 कंट्रीज 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो हमारा संविधान पूरा हुआ वो उन्हीं के बदौलत हुआ। और इतने देशों से जो अच्छे अच्छे आदर्श जो कानून निकल सकते थे, जो हमारे संविधान को एक परिपूर्ण संविधान बनाते हैं, उसके कारण ही हमारा संविधान बन पाया है। और इस प्रकार से ही हमारा संविधान बहुत बड़ा है। वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा संविधान है वो है हमारा, जबकि जो सबसे छोटा संविधान माना जाता है वो अमेरिका का माना जाता है। अभी हमारे संविधान की बात करें तो अभी वर्तमान में हम बात करें तो संविधान में लगभग 25 भाग हो चुके हैं। 25 भाग हैं। अनुच्छेद 470 से, वैसे 395 अनुच्छेद है, पर इसमें भी ए बी सी इस तरह से जोड़ कर ये 470 के ऊपर अनुच्छेद हो चुके हैं। तो 25 भाग हो चुके हैं। 395 से लेकर 470 तक अनुच्छेद हो चुके हैं। और साथ में और बात करें तो इसमें 12 अनुसूचियां भी हैं। 12 अनुसूचियां, ये वर्तमान स्थिति है। जबकि जब संविधान बनके तैयार हुआ था तब केवल 22 भाग थे, इसमें 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। और अगर अमेरिका के संविधान की बात करें, अमेरिका के संविधान की, जो सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है, तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद है। मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7। जबकि हमारे संविधान की बात करें तो 395 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें बन सकती थी वो हमारे संविधान में इन्होंने लिखी। तो ये सब बातें हैं। तो ये 60 देशों में कौन से महत्वपूर्ण देश है जहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई है, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जब ये बहुत सारे देशों से ये चीज़ें ली गई तो इसको उधार का संविधान नाम दिया गया। बहुत सारे लोगों द्वारा कहा गया कि ये उधार का संविधान है, उधार का संविधान, या फिर उधार के फूलों की टोकरी का। तो इसके उत्तर में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो संविधान है, संविधान, तो संविधान जो है इसके मूल विचारों पर किसी भी देश का कोई पेटेंट नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर, संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, पेटेंट नहीं है। इनमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है, इनमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। ये जो कथन थे, ये कथन किसके थे? ये भीमराव अंबेडकर जी के कथन है। और ये कथन एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कथन किस व्यक्ति का? तो ये भीमराव अंबेडकर जी का कथन था। और ये कथन किसका उत्तर था कि जब लोगों ने कहा कि एक उधार का संविधान है, उधार के फूलों की टोकरी है, तब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का कोई पेटेंट नहीं है, उनमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। तो इस तरह से जब हम संविधान लागू हुआ, अगर हमारा देश गणतंत्र हुआ, तो उसके बाद मंत्रिमंडल बना और वो सब बातें हमने करी। अब हम बात करते हैं कि कौन से देश से क्या चीज़ ली गई है। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रिटेन से। ब्रिटेन से बात इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले संविधान की जो प्रणाली थी वो ब्रिटेन में ही चालू हुई। हालांकि यहाँ का संविधान अलिखित प्रकार का है, पर हम बात करेंगे ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है
उसके बारे में अपन देखें तो ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन। विधि का जो शासन की प्रणाली है, एकल नागरिकता का जो विषय है। एकल नागरिकता का क्या मतलब है कि एक देश में एक ही नागरिकता होनी चाहिए। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रोविज़न है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रोविज़न है। अगर अपन 370 के हटने से पहले की बात करें भारत में भी, तो जम्मू कश्मीर के लोगों की अलग नागरिकता हुआ करती थी और भारत जो अदर राज्य जो है वहाँ पे रहने वालों की अलग नागरिकता हुआ करती थी। पर अभी एकल नागरिकता पूरे भारत में लागू हो चुकी है, क्योंकि धारा 370 हट चुकी है और जम्मू कश्मीर भी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश उसको घोषित कर दिया गया है और वो भी अलग जो राज्य है, अलग केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी तरह उसको ट्रीट किया जाता है। तो अब एकल नागरिकता हो चुकी है पूरे भारत में। उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया जो है, द्विसदनीय प्रणाली जो है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। निम्न सदन लोकसभा वाला और उच्च सदन राज्यसभा वाला। तो ये प्रणाली भी कौन से देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। तो विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया और द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था। उसके बाद बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो भारत शासन अधिनियम ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगभग संविधान का 60% हिस्सा इससे लिया गया है। मतलब 395 से 250 जो अनुच्छेद है वो यहीं से उठाए गए हैं डायरेक्ट। तो इसमें क्या है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इससे लोक सेवा आयोग लिया गया है। लोक सेवा आयोग का यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग, जिससे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी निकलते हैं, इसको लिया गया। और इसका उल्लेख जो है वो संविधान जो है हमारा, उसमें भाग 14 में किया गया है। भाग 14 में इसका उल्लेख है लोक सेवा आयोग का। वो हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे कि कौन से अनुच्छेद, जैसे 315 से 323 के बीच में इसका उल्लेख है, तो वो सब जब हम महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे संविधान के तो उसमें बात करेंगे। तो लोक सेवा आयोग का जो विषय है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसी तरह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार हो, वो भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो ये भारत शासन अधिनियम और उसके साथ साथ जो जर्मनी का संविधान है वहाँ से उठाए गए। जर्मनी के संविधान में एक वाइमर कमीशन है। तो वाइमर कमीशन जो है वहाँ से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं, जो किसका हिस्सा है, वो भारत शासन अधिनियम का भी हिस्सा है। तो इस तरह से देखना है, आपातकालीन प्रावधान, वर्ग जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों की रक्षा, लोक सेवा आयोग, ये सब किससे लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम। और साथ में बात करें कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, केग, जो केग की नियुक्ति का विषय है। केग का कार्य क्या होता है? केग का कार्य भारत में ये है कि वो जो सरकार द्वारा जो खर्चे किए जा रहे हैं, जो सरकार या मंत्रियों द्वारा जो खर्चे किए जा रहे हैं, तो उन खर्चों की जांच करना है कि ये खर्चा गलत तो नहीं हो रहा। तो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल का जो विषय है वो भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर यूएसए से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो इसमें बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का विषय, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब है कि जैसे संविधान में या फिर संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया, अब ये कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है, उस पर न्यायपालिका द्वारा उसका अवलोकन किया जा सकता है कि भाई ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो उसी को बोलते हैं कि न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति। उसके बाद बात करें मौलिक अधिकार की, तो जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख है और भाग 3 में ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। और लगभग 6 मौलिक अधिकार हैं
पहले 7 थे पर अभी 6 हैं। वो जो एक संपत्ति के अधिकार की बात है उसको उसको 300 के तहत जोड़ा गया है कुछ, तो वो बात हम बाद में करेंगे। पर यहाँ ये समझेंगे कि मौलिक जो अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने निचले कोर्ट पर नियंत्रण रखेगा। जो सबसे बड़ा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उसकी बात भी हमने कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद करें पूर्व सोवियत संघ, जिसको अभी हम रशिया कहते हैं। वो पूर्व सोवियत संघ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है उसमें बात करें तो पहला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए वो 42वें संविधान संशोधन के आधार पर जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ 1946 में, सॉरी 1976 में, ना कि 46 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और वहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों का इतना सा औचित्य है कि लगभग 11 जो मौलिक कर्तव्य है वो डिफाइन किए गए हैं और हर भारतीय नागरिक को इनका पालन करना चाहिए। पालन करने के लिए कोई प्रतिबाध्य नहीं है, किसी को बाध्य नहीं किया गया है, पर हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए इनका पालन करना आवश्यक है। तो मौलिक कर्तव्य हैं 11 और 42वें संविधान संशोधन में इनको जोड़ा गया है 1976 में। तो ये है पूर्व सोवियत संघ से जो ली गई। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श भी कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ। न्यायिक आदर्श का क्या मतलब है? न्यायिक आदर्श कितने प्रकार के होते हैं अगर बात करें तो आर्थिक हो सकते हैं, आर्थिक आदर्श, न्यायिक आदर्श हो सकते हैं। उसके बाद सामाजिक, राजनीतिक हो सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्यायिक आदर्श की जो प्रस्तावना में भूमिका है वो ली गई है पूर्व सोवियत संघ से। पर महत्वपूर्ण यहाँ पे हमको यह ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अधिकार लिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जब कोई भी कानून पास होना हो और ऐसा जरूरी हो जाए कि दोनों सदनों की अनुमति आवश्यक हो, तो संयुक्त बैठक का राष्ट्रपति द्वारा आह्वान किया जा सकता है। और जब संयुक्त बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। और आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची के प्रावधान। समवर्ती सूची के प्रावधान जो है वो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का क्या मतलब है कि जो हमारी अनुसूचियाँ, उसमें 7वीं अनुसूची की बात करें। कौन सी अनुसूची की? 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं। एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची के विषय, इसमें कुछ विषय दिए गए हैं। तो संघ सूची के विषय में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगर राज्य सूची में जो विषय दिए गए उनमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के विषय में दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं। तो जैसे शिक्षा हुआ, वन हुआ, वन्य जीव हुए, ठीक है, नाप तोल की प्रक्रिया, इन सब पे जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, और ये समवर्ती सूची के विषय हैं। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार अपनी भागीदारी निभा सकती है। लगभग इसमें 47 विषय। अगर संघ सूची की बात करें तो इसमें वर्तमान में लगभग 98 विषय दिए गए हैं। 98 विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और लगभग 60 विषय पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में लगभग 52 विषय हैं। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो 7वीं अनुसूची में जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं?
आयरलैंड से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो संविधान है उसके भाग 4 पर है। जैसे मूल अधिकार की बात की तो 12 से 35 तक तो मूल अधिकार अनुच्छेद में थे, और 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये किसमें है, भाग 4 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ठीक है। उच्च सदन के सदस्यों का मनोनयन, जो उच्च सदन के सदस्य हैं उनका राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। जो कुछ शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन आदि क्षेत्रों से चुने जाते हैं, उनका मनोनयन भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। तो राज्य के नीति निर्देशक, जो काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर हो जाता है आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं, कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। प्रश्न आता है कि राज्यपाल की क्या होती है, राज्यपाल निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है, तो सही आंसर रहता है कि राज्यपाल नियुक्त होता है। और किसके द्वारा, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक हो सकता है, ये भी हम बात करेंगे जब अनुच्छेद पढ़ेंगे। और सरकार की संघीय व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, और भारत एक गणतंत्र है। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। तो फ्रांस की बात करें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस से ली गई है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, प्रस्तावना जो है उसमें स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता के आदर्श भी फ्रांस के संविधान से लिए गए। उसके बाद करें दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और उच्च सदन या फिर राज्यसभा, जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, उसमें सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यहाँ पर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से निर्वाचन पद्धति ली गई है कौन से, उच्च सदन की, जबकि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड से। तो वहाँ पे निर्वाचन है और यहाँ पे मनोनयन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी पद्धतियाँ ली गई है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे एक देश की बात नहीं की, जर्मनी की, जो हमने भारत शासन अधिनियम के आपातकालीन प्रबंध जो है, जैसे आर्टिकल 352, 56 और 360 के साथ जो इमरजेंसी लगती है, वो प्रोविज़न जर्मनी के वाइमर कमीशन से उठाए गए हैं। वाइमर कमीशन के साथ साथ जो भारत शासन अधिनियम है उनमें भी इसका वर्णन है, तो दोनों से ये लिए गए हैं। अगर ऑप्शन में जर्मनी आता है तो वो भी सही है, और भारत शासन अधिनियम नहीं दे रखा हो तो जर्मनी टिक करना है। अगर भारत शासन अधिनियम दे रखा हो तो 1935 का भारत शासन अधिनियम टिक करना है। तो इस तरह से ये संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत थे जिनकी हमने बात की। आगे की वीडियोस में हम संविधान को और अच्छे से देखेंगे, इसकी जो महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हैं और इनके अनुसूचियाँ में कौन कौन से विषय हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।